बताया था इसका, इक्वेशन बता दी थी, हाफ लाइफ बता दी थी ना, हाफ लाइफ। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ठीक। और हाँ, अभी हम पूछेंगे इक्वेशन कि क्या थी इक्वेशन। जल्दी जल्दी रिवीजन करो जल्दी। पंखा चला दो जरा, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि एक यहाँ का चलाओ। सब चलेंगे एक साथ? 2 मिनट बाद बंद कर देंगे, ठीक? 2 मिनट। ठंडी लगे तो बता देना तुम। हाँ लगेगी, सब ऐसे पहन के बैठे ही हो कपड़े। चलो जल्दी करो, अच्छा जल्दी जल्दी। इक्वेशन याद है सबको? क्या थी इक्वेशन? t बराबर क्या था? 1/k ln r अपॉन, ये था r0, ये था r, यही था। याद है सबको? ये ln लिखा है, इसका मतलब नेचुरल लॉग। क्या था? नेचुरल लॉग। तो जरा यहां से इसको इधर ले जाओ, सही? तो ये क्या हो जाएगा? kt इज इक्वल टू ln r0, आ जाओ अपॉन r। सही? बोलो। अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है इससे रिलेटेड, अगर ये है y एक्सिस, क्या है? y एक्सिस, तो ये क्या होगा? t किस पे होगा? x एक्सिस पे। याद आया? और स्लोप क्या होगा? क्या आ जाएगा? k। देखो ये स्लोप ही तो है, बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर इसी को हम, सुनो इधर, नेचुरल लॉग को लॉग के फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं। देखो लॉग r0 अपॉन r इज इक्वल टू, सॉरी बाहर कर लेना, नॉट, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन kt। डायरेक्ट रहेगा कि नहीं? सॉरी ये नीचे आ जाएगा, 2.303, देख लेना ये नीचे आएगा। ठीक? पूछो क्यों? यहां से चेंज होगा तो यहां लिखा जाएगा ना 2.303, तो नीचे नहीं आएगा, अल्टीमेटली कहां आएगा? नीचे। ध्यान रखो, फिर से सुनो। अब हम बना रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? y एक्सिस, और इसको क्या मान रहे हैं? x एक्सिस। सही? तो यहां पे देखो इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। इंटरसेप्ट नहीं है, प्लस में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। यानी कि जो ग्राफ होगा, ध्यान रखना, y एक्सिस पे इसको रखेंगे, x एक्सिस पे टाइम को रखेंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है वही आपका क्या है? m मतलब स्लोप। क्या है? स्लोप। तो एक बार हम लोग चलो ग्राफ बनाते हैं। इधर देखो, ये है आपका t टाइम, ठीक? ये आपका हो गया क्या? y एक्सिस पे हमने लिख दिया लॉग, क्या क्या लिखा हमने? r0 अपॉन r, सॉरी r। सही? इधर क्या था? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, याद करो। और फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट का जब कंसंट्रेशन निकाल रहे थे तो हम लॉग के फॉर्म में निकाल रहे थे। इक्वेशन में क्या था? लॉग के फॉर्म में था। अब बताओ, अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे एक बार रिपीट करते, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों देखो, इधर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? इधर देखो, t ऊपर आ रहा है, माइनस में भी नहीं है, t कहाँ आ रहा है? जैसे ये लिखा है वैसे ही t भी लिखा है, यानी t क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो सीधा सीधा जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या होगा? आई बात समझ में? दूसरी बात, इसका स्लोप क्या होगा? m क्या है? k अपॉन 2.303। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप बता दो। अब वो अब क्या करेगा? फिर से k की वैल्यू देगा आपको और फिर स्लोप पूछेगा। k की वैल्यू देगा। लिखिए, पहले इतना लिखिए। चलिए बनाइए, इतना यहां से बनाइए, पूरा स्टार्ट करिए, जल्दी करिए। इस इक्वेशन को दोबारा लिखिए, उस ग्राफ को बनाइए। बंद कर दे फैन। कोई लाइट भी ऑफ हुई है क्या इसके साथ? भैया थोड़ा तुम लोग डॉक्टर बनना चाहते हो ना इज्जत के साथ, तो थोड़ा इज्जत के साथ डॉक्टर जैसा बिहेव भी करो। इन द सेंस अपने तो कम से कम कपड़े सही से पहनो। पेशेंट आएगा जूड़ी बुखार में, तुम लोग कह दोगे जाओ एकदम क्रॉप टॉप पहन के घूमो आराम से ठंडी में।
बहुत बुरा लगता है ये सब कहने पे, लेकिन सच्चाई यही है। हमको एक बात नहीं समझ में, तुम लोग फैशन काहे के लिए, किसको दिखाना है फैशन? तुम ब्यूटीफुल, अपने आप से ब्यूटीफुल, बस दैट्स इट। और अच्छा एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम किसी को दिखाने के लिए कपड़ा नहीं, हम मानते हैं किसी किसी की खुशी होती है, नो डाउट, खुशी से भी पहनते हैं, नहीं हम भी पहनते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं पहनता है, सबका एक टाइम होता है, एक फेज होता है, सब कुछ। लेकिन पहले ये सोचो, जिस जगह जैसी जगह जाओ वैसी जगह पहनो ना। एक क्लासरूम में लोग पढ़ने आते हैं, क्लासरूम में ऐसा कपड़ा पहनने कोई मतलब है? भाई किसी पार्टी में जा रहे हो तब तुम पहनो आराम से। तो जिस जगह जैसा, कहावत है ना, जैसा देश वैसा। तुम लोग का एकदम कहीं भी कोई भी वेश चालू कर दो ना कोई देश ना वेश। चलो जल्दी करो। अच्छा मेरी बातें खराब बहुत लगती है, मैं नहीं बोलूंगी अब तुम लोग को चलो अभी केमिस्ट्री पूछ रहे हैं हम आज, आप तुम दोनों लोग से पूछेंगे, याद रखना, क्योंकि अब तुम लोग को तो हम पढ़ा के ही रहेंगे, हम सीख लिए, हम ये मेरा टारगेट हो गया है कि तुम दोनों लोग पढ़ के रहोगे इस बार। हाँ तुम लोग का नहीं, इन दोनों। अरे तो हम तुम्हें पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं। अभी बहुत लोगों मैंने चेंज, जो मेरी रेगुलर क्लास कर रहा है उसको अभी समझ आ रहा होगा कि क्या कहाँ से चीजें आ रही हैं। ये तो कंफर्म है कि एक बार पलटोगे तो सब कुछ दिमाग में आ जाता है तुरंत, हाँ 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 ऐसे ऐसे हुआ था। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, अभी सबका नहीं, क्योंकि सबका जो चेन है वो ब्रेक है, और चेन जहां भी साइकिल पंक्चर हो जाएगी तो काम नहीं होगा, ये आपको भी पता है। ये हो गया ये ग्राफ। वैसे मुझे ये सब नहीं बनाना था, ये सब एनसीईआरटी में बना था। अगर तुम लोग एनसीईआरटी ले आओ तो मेरी इतनी हेल्प हो जाएगी कि हम तुम्हें खाली दिखा दे, तुम्हारा काम हो जाए बस। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा उसको रटना पड़ेगा, ठीक है? इतना करो जल्दी, स्लोप। अगला ग्राफ बना लेते हैं। अगला ग्राफ इधर देखो, दूसरा ग्राफ बनाएंगे लॉग के फॉर्म में, जब दोनों को अलग अलग कर दें। अभी ये क्या है देखो, डिवाइड में है ना, किसमें है? हमने एक बात सिखाई थी कल, तुम लोग थे कि नहीं थे, सुनो ध्यान से। इधर हमने कहा था अगर लॉग कभी भी डिवाइड में है, मेरी बात बेटा ध्यान से सुन लो फिर से, लॉग कहाँ पे है? डिवाइड में, तो उस लॉग को हमेशा हम कर देते हैं सबट्रैक्ट। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट, मतलब कि माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लॉग क्या लिखेंगे? आर नॉट माइनस लॉग क्या लिखेंगे? आर। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर? अगर यही चीज लॉग ना होता तो देखो लॉग का मतलब सिर्फ इससे होता है 2.303 से, वरना मान लो यही नेचुरल लॉग होता तब भी क्या लिखते हम? ln क्या लिखते? ln आर नॉट माइनस ln आर। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो। बस वहां पे खाली ये 2.303 क्या हो जाता? कैंसिल। क्या हो जाता? कैंसिल। अब थोड़ा सा सुन लेना, फिर से आ जाते हैं एक बार इक्वेशन पे। ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, आपको मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब भी आप लोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, याद आ रहा है? क्योंकि आपको मैंने कहा था समय के अकॉर्डिंग, देखो अगर इस पे हम टाइम बना दें, ध्यान सुन लेना, और इधर हम क्या बना दें? कंसंट्रेशन बना दें। किसकी? रिएक्टेंट की। बोलो, तो समय के अकॉर्डिंग ये घट रहा था कि नहीं घट रहा था? बताओ, घट रहा था। तो बस सेम यहाँ वही होना है कि आपका जो स्लोप होगा वो माइनस के ही होगा। स्लोप क्या होगा? माइनस के। जिसको नहीं समझ आ रहा एक बार जीरो ऑर्डर भी हम चेक करवाते हैं, जस्ट देखना भी जीरो ऑर्डर उस दिन समझा के मैंने बनाया था कि समय के अकॉर्डिंग आपका जो क्या है कंसंट्रेशन वो घटता जा रहा है। याद आया? यहाँ पे आप क्या लिखते थे? इनिशियल वैल्यू आर नॉट, और यहाँ पे क्या लिखते थे आप? कहीं पे भी एक फाइनल वैल्यू लिखते थे कि नहीं? सॉरी इनिशियल नहीं, देखो शुरुआत में क्या लिखते थे आप? जाइए, शुरुआत में क्या लिखते थे आप? इनिशियल वैल्यू, और धीरे धीरे देखो ये वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। धीरे धीरे ये वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है? एक टाइम पे ये वैल्यू घट रही है। अब सुनो, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? माइनस के। क्या आएगा? माइनस के। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बस क्या लगा लीजिए आप लोग? क्या लगा लीजिए? ln, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? लॉग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लॉग। तो यहाँ पे फिर आप क्या लगा लीजिए? ln यहाँ लगा लीजिए और ln यहाँ भी लगा लीजिए। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, सब कुछ सेम रहेगा, जीरो ऑर्डर की तरह ही रहेगा, बस खाली क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा बेटा? ln। क्या आ जाएगा? ln, नेचुरल लॉग। क्या आएगा?
आप लोग के पास, जिसके पास भी एनसीईआरटी, एक बार देखिए फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ रिएक्शन दी हुई है, वहीं पे पीछे देखो दो ग्राफ दिए हुए हैं, जल्दी से देख लो अगर दिखा हो तो। एक देखो घटता हुआ दिया है, एक दिया है बढ़ता हुआ। बढ़ता वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है, सुनो क्यों। बढ़ने वाले में हमने आपको सिखाया था कि रिएक्टेंट तो घटता है, रिएक्टेंट क्या होता है, आ जाओ, रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है ना। तो ये ग्राफ बढ़ता हुआ कैसे बन रहा है, ध्यान सुनो। तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ रिएक्टेंट का स्पेशली नहीं है, ये डिवाइड करने की बात है। क्या हो रहा है, डिवाइड करने की बात, कि शुरुआत में कितना था, बाद में कितना था, उसका जो डिवीजन वाला जो वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों ग्राफ अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, एक ग्राफ बनेगा बढ़ता हुआ और एक ग्राफ घटता हुआ। अब इस ग्राफ में जरा स्टडी करो, तो इस ग्राफ में जब आप देखोगे तो आपको दिख गया स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, माइनस के, स्लोप क्या है, माइनस के। और यहाँ पे कुछ फाइनल वैल्यू भी है, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। और ये फाइनल वैल्यू क्या थी आपकी, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, ln r नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि जब आप कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाएंगे तो दो ग्राफ बनेगा, एक कौन सा, बढ़ता हुआ, एक ग्राफ कैसा होगा, घटता हुआ। घटने वाले में आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा क्या, ln r नॉट, जबकि इसमें नहीं होगा। क्लियर, इसको लिखिए, दूसरा वाला पॉइंट लिखिए, और इंटरसेप्ट स्लोप जरूर लिखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी आपको इतना ग्राफ पे जोर नहीं दिया है। एनसीईआरटी बुक देखो, ये देखो ग्राफ बना है, एक घटता हुआ एक, ठीक, जल्दी करिए। नमस्ते बेटा, ठीक, इतना क्लियर है, सब क्लियर ही है, क्रिस्टल क्लियर है सब। क्लियर का मतलब होता है या तो आया या तो नहीं आया, तो क्लियर है चाहे जिस फॉर्म में। जल्दी करिए जल्दी, और हम एक क्वेश्चन देते जल्दी से करके दिखाइए। हो गया, कमिन कमिन, अरे कहाँ से भैया, लग रहा है तुम डॉक्टर बन गए हो, मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, और क्या। अरे तू हमका बताओ तो भैया, क्या बोली हम, बस शुद्ध भाषा में बताई, चला गया है शादी, आज इतने दिन से तुम डॉक्टर बने तो कि शादी अटेंड कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखो, जब तक खुद कुछ बन ना जाओ तब तक। अच्छा, तब ये मेडिकल इमरजेंसी हुई, तब ठीक है, तब बैठ जाओ। वो मेरे को तो 9-10 साल का है, ये दूध से बाहर वाला खिलाते थे, उसके बाद चावल में खिलाते थे, तो जैसे जो आज इंटरनल आता रहता वो थिन हो जाता है, और जैसे रसरी से वो पाइप में फट जाता है, छेद वैसे हो गया था, पॉलिसिस हो गया था। हाँ, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही थी। चलो कोई बात नहीं, देखो ये सब होता रहता है, मेडिकल इमरजेंसी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम गलत नहीं बोलेंगे। समाज देखो गलत हो सकता है इस वक्त लगे, मैं समझती हूँ तुम लोग में। यहाँ पे मैंने अभी एक चीज कहा ना, लखनऊ में चले जाओ तुम्हें प्रोफेशनलिटी दिखेगी, ना मुझे तुमसे मतलब है ना तुम्हें मुझसे मतलब है, दैट्स इट। मैं अपने काम में बिजी हूँ, तुम अपने काम में बिजी हो। यहाँ की यही चीज अच्छी है, यूनिटी दिखती है, भाईचारा, समझते हो ना, मतलब मोरल। अगर एक घर में बीमार है तो 4 लोग इकट्ठा, और इससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि सब लोग मेरे साथ हैं, कहीं ना कहीं ये होता है, नो डाउट। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर कहीं ना कहीं लॉस आपका होगा, चाहे आप इधर लॉस कर लीजिए, चाहे अगर तुम पढ़ रहे थे आलोक तो दैट्स टू गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत कम है, पढ़ाई कर लेते हैं। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, find the slope for first order reaction when rate constant is 0.6
6, बस इतना ही। सेकेंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट इज 0.6 सेकेंड इनवर्स। आपका रेट कांस्टेंट दिया है क्या? 0.6 सेकेंड इनवर्स, ये दिया है आपसे। क्या पूछा है? स्लोप पूछा है। क्या पूछा है? स्लोप। जल्दी बताइए। हो गया? आंसर 2 सेकेंड में था। बढ़ेगा घटेगा नहीं, इस बार के दे रखा है, पूछा है। दोनों का बताओ ना, जब तुमसे कुछ नहीं तो तुम दोनों का बताओ। वो तो तुम डिसाइड करोगे पेपर के ऑप्शन देख करके ना। सुनो, इक्वेशन छोड़ो अभी। हाँ, तुम तो चलो ठीक है, आलोक थे नहीं इधर, ये लोग थे। पेपर का जब आप देखोगे ना ऑप्शन, उस अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइएगा, नो डाउट। लेकिन अभी तो आपको करना है ना। आप दोनों निकाल के दिखाइए। दोनों मैंने पढ़ाया है। एक तो मैंने क्या बताया था, एक स्लोप होगा माइनस के ना, तो एक तो ऐसे ही आंसर क्लियर है माइनस में, और दूसरा स्लोप क्या होगा बताओ? k अपॉन 2.303, यही तो था। तो आराम से लगा लो ना, k कितना है तुम्हारा? 0.6 अपॉन 2.303। काटो पीटो जल्दी से। एक बात और, मैंने फिर कहा, तुम लोग को 1000 बार कहा है कि खाली पॉइंट पॉइंट को पहले कैंसिल करो। ये पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे कितने जीरो? 3, ये हटा, एक जीरो यहाँ से, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया? 600 अपॉन 2303। सही? साफ साफ दिख रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। एक पॉइंट लगा लो, एक पॉइंट लगाओ। यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। और हमें लगता है अगर तुम लगभग की मैं बात कर रही हूँ, 3 गुना जाओ ना, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। तो देखो थोड़ा ज्यादा है, 23 है ना, थोड़ा ज्यादा है, तो एक काम करो 2.8 चले जाओ। बस यही ट्रिक होता है इससे आंसर। लगभग क्या आ जाएगा आंसर? 2.8। आंसर क्या जाएगा? 2.8। अच्छा, ये ऊपर ही है तो यूनिट क्या रहेगी? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स 2.8। मेरी बात सुनो, मैथ्स को हल्के में ना लेकर के थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करना सीख लो, बस आंसर आने लगेगा। और तो ऑप्शन रहेगा ही, तुम मैच करा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अगर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया तो तुम कर लोगे। ठीक है? क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखिए। हाफ लाइफ हमने बता ही दिया था ना, लिखो। व्हाट इज द हाफ लाइफ? एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, वो कर लेना 0.28 जो भी है। इधर एक क्वेश्चन लिखिए फटाक से। फाइंड द टाइम, find the time to completion of a reaction. Find the time to completion ब्रैकेट में लिख लो 99.9%। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? 99.9%। ध्यान से सुन लीजिए, जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैम क्वेश्चन करा रही है, लेकिन इसमें अभी 2-4 कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, वरना हम ये क्वेश्चन ही नहीं कराते। ठीक है? कंप्लीशन ब्रैकेट में क्या लिखा? 99.9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having rate constant 0.693 रेट कांस्टेंट 0.693। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ लो क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन है, चाहे समझ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। चलो बताओ आलोक, ये फिजिकल का अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है, जल्दी बताइए। क्या क्या दिया है पहले बताना जरा हमको। क्या पूछा है? रिएक्शन बोला है 99.9% क्या हो गई है? कंप्लीट ना, यही तो पूछा है। पूछा है आपको बताना है टाइम। टाइम क्या करना है? बताना है। सही? आगे आपका दिया हुआ है के की वैल्यू। के कितना दिया है? 0.693। सही? ये दिया है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो लो सेकेंड इनवर्स। सही? कोई दिक्कत? आपसे केवल टाइम ही तो पूछा है, तो 2 तरीका है इसको लगाने का, 2 तरीका है लगाने का। ध्यान से लेना।
पहला तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, क्या लिखिए आप, इक्वेशन। क्या था इक्वेशन बताओ, t बराबर 2.3 अपॉन के लॉग, सही, R नॉट कितना होगा, शुरुआत अगर परसेंटेज में दिया है तो शुरुआत हमेशा कितना रहेगी, 100, कितना रहेगा 100, यानी ऊपर कितना हो गया 100, सही, बोलो 100 हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है रिएक्शन कितना खत्म हो गई है, 99.9, तो बचा कितना, नीचे हमेशा बचा वाला पार्ट लिखा जाता है, तो हम यहाँ समझा देते हैं, देखो 100 माइनस 99.9, क्लियर, बोलो। नीचे आज से अभी कंफ्यूजन मत रखना, ये जो नीचे है ये नहीं कि ये वाला पार्ट है, वो तो कंप्लीट हो गया ना, क्या बोल रहा है, 99.9% क्या हो गया है, कंप्लीट हुआ ना, तो बचा वाला पार्ट लिखते हैं, बचा कितना, 100 में से इतना बचा, सही, क्या आया आंसर, t बराबर 2.303, नीचे क्या है 0.693 लॉग, सही, 100 अपॉन ये कितना बचा 0.1, सही, ये हटेगा तो एक 0 आ जाएगा, सही, आपको हमने लॉग पढ़ाया ही था, 2.303 अपॉन 0.693, सही, और ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर 3, भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, आपको मैंने सिखाया था 3 आ जाएगा आगे, और ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या थी 1, log 10 क्या था 1, तो क्या बचा, इतना ही तो बचा सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा देखो आंसर, हाँ लगभग कितना आ रहा है 10 ही आ रहा होगा, 100% 10 आ रहा होगा। अभी इतना समझ में आया, हाँ, अब इसका दूसरा फॉर्म ये हो गया एग्जाम में करने के लिए। अब आपकी एनसीईआरटी में एक बात प्रूफ की गई है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एक बात प्रूफ की गई है कि अगर कोई रिएक्शन 99 पॉइंट क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो जो उसका टाइम होगा वो 10 टाइम होगा किसके, टी हाफ के, कितना होगा। अब हम इसको डिराइव नहीं करा रहे क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ देखना है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रही है 99.9, यानी कि 99.9% अगर कंप्लीट हो रही है, तो वो लगा हुआ टाइम कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तुम यहीं से सॉल्व कर लेते, देखो 10 सही इनटू, ये बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या पाया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693, और नीचे क्या हो जाएगा 0.693, देखो ये और ये शायद डायरेक्ट कटा कि नहीं, क्या आ गया आंसर 10। जैसे इतना नहीं करना पड़ता, अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बूस्ट होता तो इतना करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे की पॉइंट ये है कि हमें ये बताना था, याद रखिएगा कभी भी कोई भी रिएक्शन है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर का दिया है, तो आप एक बात याद रखना, अगर वो रिएक्शन 99.9% क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो जो टी हाफ होगा वो कितना होगा 10 टाइम्स, उसके 10 टाइम्स वो रिएक्शन होगी। क्लियर, लिखिए फटाक से इस बात को, आप ऐसे भी लगा सकते थे, आप ऐसे भी, अब वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, आपके टैलेंट पे। जल्दी करिए, जल्दी, ये वाली बात प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि हजारों बार आप अपना क्वेश्चन उठाइए, आया है एक रिएक्शन है इतना कंप्लीट हो गई, बताओ टाइम क्या होगा ना, आया है टी हाफ दे करके, हमने तो यहाँ के दिया था, वरना डायरेक्ट क्या रहता है टी हाफ। चलो बताओ कौन सा टी हाफ है जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाई मैंने, एक फर्स्ट और जीरो, मैंने पढ़ा था ना जीरो में कल, किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई रिवीजन नहीं होता, जो यहाँ भी बोलते हैं ना 2 मिनट रिवीजन कर लो, वो भी पता नहीं किस फॉर्म में करते हो, दिमाग कहीं और, दिल कहीं और, पढ़ाई कहीं और। या तो ना पढ़ो, या तो पढ़ो तो थोड़ी देर पढ़ो, लेकिन बहुत सही से पढ़ो। चलो डालो हेडिंग जरा, हाँ एग्जाम्पल लिखो पहले, इसका एग्जाम्पल। कल मैंने बताया था 4 चीजें पढ़नी है, 3 चीजें बता दिया मैंने, अब क्या पढ़ेंगे, सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल में तुम लोग इतना समझ लेना, कहीं पे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, क्या हो रहा है, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना, जहां अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, पढ़ा नहीं होगा क्योंकि आप में शायद कट चुका है, अभी लेटेस्ट 2 साल से तो कट ही चुका है, लेकिन आपको इतना पता होगा कि जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें आप पढ़ते हो ना कि हीलियम का बम्बार्डमेंट कराते हैं ना, सही, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा वाटर यूज किया जाता है, D2O,
हैवी वाटर। क्यों? काम क्या करता है वो? हाँ सही, मॉडरेट करता है, रिएक्शन को स्लो करता है। पानी के ऊपर अगर चला गया, न्यूट्रॉन आ गया, तो पानी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, वो खुद ही ब्रेक होकर के आगे काम करने लगेगा, इसीलिए हैवी वाटर यूज होता है। पता है ये बात, चलो अच्छा लगा ये सुन करके, रटा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कम से कम याद है, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, उसमें कुछ रॉड्स भी लगाई जाती हैं। वो रॉड्स क्यों लगाई जाती हैं? नहीं, अब जाके पढ़ो, कुछ रॉड्स लगाई जाती हैं। अब सब मतलब की हो जाएगा, पानी हो गया। जब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाता है, नहीं तो उसमें हीलियम की रॉड्स भी आती हैं, जाके देखना क्यों। इनर्ट गैसेस की रॉड्स लगाई जाती हैं, जरा जाके हमें बताना चेक करके। आ जाओ इधर, एग्जाम्पल लिख लो खाली। ऑल रेडियो एक्टिव डिके लिखो, जहां भी तुम्हें रेडियो एक्टिविटी दिखे वहां पे तुम जानना फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। जल्दी लिखिए, ऑल रेडियो एक्टिव डिके। ऑल रेडियो एक्टिव डिके। दूसरा लिख लो, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड, सुनो इधर मेरी बात, पहला लिखेंगे आप लोग सारी की सारी क्या? रेडियो एक्टिव डीके। जहां पे भी, इसका मतलब होता है जहां पे ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो रहा हो, रेडिएशन आ रही हो, वो सारी रिएक्शन किस में जाएंगी? फर्स्ट ऑर्डर में। इसके अलावा N2O5 और N2O लिख लो बेटा, इनका डिकम्पोजिशन। अगर इनका डिकम्पोजिशन दिख रहा है कभी भी, तुम्हारी बुक में यही क्वेश्चन ही दिए हैं, डिकम्पोजिशन हो तो ये भी क्या होगा? हमेशा फर्स्ट ऑर्डर। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। और इसका क्वेश्चन भी दिया है 3-4 एग्जाम्पल में। बेटा जितना तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है उतना ही तुम पढ़ के चले जाओ, और जब नीट में कभी बाहर से आएगा तो हमको बता देना, क्योंकि नीट में बाहर से देता ही नहीं है, कभी जेई में भी नहीं देता है। थोड़ा मैथ में, अब देखो मैथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इधर उधर डाटा बदल सकते हैं। बायो में अगर किडनी है तो किडनी ही है, उसमें हम किडनी को, नेफ्रॉन को न्यूरॉन नहीं कर सकते हैं। तो बायो वालों के लिए तो थोड़ा दिमाग से एनसीईआरटी पढ़िए बस, ठीक। चलिए डालिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ध्यान सुनो, स्यूडो आप लोग पढ़ चुके हो, बायो के स्टूडेंट हो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा ना। स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। देखो ऐसी नेचर में कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको देखने में लगता है कि उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और है, फर्स्ट को छोड़ करके, लेकिन रियलिटी में वो क्या फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से ध्यान से सुन लो, क्या बोला हमने? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको देखने से ये लगता है कि वो क्या है, देखने से लगता है कि या तो ये सेकेंड ऑर्डर होंगी या थर्ड ऑर्डर होंगी या कोई भी ऑर्डर होंगी, बट इन रियलिटी में वो क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर। सही, झूठ बोल रही हैं कि मतलब क्या है, सेकेंड या थर्ड है, क्या फर्स्ट। तो याद रखना ऐसी रिएक्शन क्या कराती हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन से कोई खास लेना देना है नहीं, बस इतना दिमाग में रखना, जो देखने में कोई और ऑर्डर लगे वो हो क्या? फर्स्ट ऑर्डर। वो क्या होगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। आप में इंपॉर्टेंट है क्या? एग्जाम्पल। तो मेरी बात ध्यान सुन लो, जहां पे दो चीजें हो, दो रिएक्टेंट हो, क्या बोला हमने? हम तुम्हें पहचानने का तरीका बता रहे हैं, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। जहां पे आपके दो रिएक्टेंट हो और एक रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस में हो, क्या हो? एक्सेस करना बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट नहीं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपने पढ़ा था स्टार्च, याद आ रहा है? स्टार्च की हाइड्रोलिसिस। अब हम पूछे क्वेश्चन, अभी चालू हो जाए यहीं से ऑर्गेनिक, ठीक है। अब है ही यहाँ ऑर्गेनिक का ही कॉन्सेप्ट। देखो पहला है क्या? स्टार्च की क्या करना? हाइड्रोलिसिस, पानी में। तो आपको पता है क्या बन रहा था? ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। सही, फॉर्मूला सेम होता है, याद आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे जो पानी है ये किसमें है? एक्सेस में। क्या है? एक्सेस में। तो देखो एक तो स्टार्च हो गया, स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? CH22O11, यही होता है ना। आप सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर हम इसका रेट लिखने चले, क्या लिखें? रेट, तो हम ऐसा तो लिखेंगे के, और क्या लिख देंगे? C12H22O11, और साथ में पानी भी लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या है? पानी है कि नहीं? रिएक्टेंट में पानी है।
देखने में कैसा लग रहा है? 1 + 1, अरे यार देखने में क्या लग रहा है? 1 + 1 2 लग रहा है कि नहीं? अब देखो क्या होता है, इस पानी की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे पानी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो देखने में लग रहा था सेकेंड ऑर्डर, लेकिन है क्या? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही दूसरा दिया है आपका ईस्टर की हाइड्रोलिसिस ना, ईस्टर हम पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन पक्का पूछेंगे अगला। इधर ईस्टर, अगर ईस्टर की हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। क्या क्या मिलता है प्रोडक्ट? आप बताओ आलोक जल्दी से। एसिड और एल्कोहल। भैया ऑर्गेनिक तो याद रखो यार, ऑर्गेनिक तो आसान है, टफ है? ऑर्गेनिक बहुत आसान है। अगर ऑर्गेनिक का तुम्हें 2-4 कॉन्सेप्ट आ गया, ऑर्गेनिक सब वही से चलता है, कुछ बदलता नहीं है। याद करना ही नहीं है, क्यों याद करना है? दिमाग से पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं याद करने का। इधर ये ईस्टर है, पहले तो ईस्टर का फॉर्मूला ही सबको आता हो, क्या होता है? चलो लिख के दिखाओ। एक ईस्टर खाली आलोक बताएंगे आज आंसर। इधर अच्छा छोड़ दो कुल मिला के। इधर देखो, एक तो ये तुम्हें रिएक्टेंट क्या दिख रहा है? ईस्टर, अभी जब आएगा वहां पढ़ना। और एक क्या दिख रहा है साथ में? वाटर। तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो ये दोनों लिखने की कोशिश करेंगे कि नहीं? लेकिन हमें पता है पानी किसमें है? एक्सेस में। पानी क्या है? एक्सेस में। तो अब एक बात क्लियर, अगर कहीं भी पानी क्या हो? एक्सेस में, तो वो रिएक्शन किसमें जाएगी? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एग्जाम्पल जरूर लिख लो, ठीक? और वैसे आता भी होगा आप लोग को, जल्दी जल्दी करिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक सेकेंड, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? स्टार्च को हाँ किसके फॉर्म में? अब वो बहुत मारे जाओगे तुम हमको। केमिस्ट्री का आंसर दो विद रीजन। बायोमोलिक्यूल कारण लिखा है, हमको बिस्कुट बिस्कुट ना पहुंचाओ, ठीक है? मार देंगे। हाँ काहे कहा जाता है, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। तो ये तो है ही, लेकिन ये कारण नहीं है, ये तो है ही जो तुम बता। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये इन्वर्ट शुगर है, लेकिन काहे है, क्यों है, ये बताइए। ये नीट है भैया, आसानी नहीं, ये इंटर में आता है, सीबीएसई के इंटर में क्वेश्चन आता है, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, गिव रीजन। अब देखो असर्शन रीजन आ गया है, वरना आप तो बहुत अच्छा कर दिया पेपर, सीधे लिखा है 2 वर्ड में, गिव रीजन। पहला दिस, दूसरा दिस, और फिर 2 ही नंबर मिलते हैं। पहले ये था खर्रा लिख के चले आओ, खूब नंबर मिलते थे। अब एकदम पेपर बदल गया है, लेटेस्ट पेपर यही हो गया है, 1 नंबर ऑलमोस्ट। अगर 3 नंबर 3 पार्ट बनाता है, और ज्यादा टीचर को हेडेक अब नहीं होती है। तुम ज्यादा खर्रा लिखोगे, हम लोग ऐसे काट देते हैं, सीधे खत्म, 1 लाइन सीधा था आंसर, या तो वर्ड में आंसर। खुशी हम लोग को इस बात से है। नंबर जो सही लिखेगा उसे ज्यादा भी मिलेगा, फुल में फुल भी आ जाएगा। गलत गलत, किसी के भविष्य से नहीं खेलते हम। इन्वर्ट शुगर बताओ क्यों कहते हैं? जल्दी पढ़ा और दिमाग में रखना। ऑप्शन क्या बताते हैं हम इसमें? ऑप्शन देना बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बनेगा, आसान थोड़ी ना है। इधर आपने पढ़ा होगा रोटेशन। अब आते हैं थोड़ा सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ना, जहां हेलो एल्केन चैप्टर है उसी के लास्ट में एक टॉपिक दिया है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, याद आ रहा है? वहीं से सबका दिमाग घूमने लगता है। इनएंशियोमर, रेसमिक मिक्सचर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, वहां से दिमाग घूमने लगता है, सबका घूम जाता है। बहुत कम ही लोग यहाँ तक सब पहुंच के समझ पाते हैं। मैं अभी भी गारंटेड बता रही हूँ, वो टॉपिक पहुंचते पहुंचते इंसान का काम खत्म। अभी मैं पूछ लूं व्हाट इज इनएंशियोमर, तुम मुंह बना के बता नहीं पाओगे, बता दो क्या होता है इनएंशियोमर? हाँ बताओ। इसका मतलब केंद्र प्रॉपर्टी सेम होता है, बस इसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा सेम। तो ऐसे तो केमिकल भी होते हैं बेटा। हाँ हाँ तो बिल्कुल सही। तो इनको क्या कहा जाता है, और नाम बताओ? इनएंशियोमर तो ठीक है, इनएंशियोमर हाँ दूसरे का मिनट में देते हैं।
और सुपर एटमॉस नहीं मतलब होते हैं। कायरल होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए होना चाहिए, मतलब कोई जरूरी नहीं है। वो कहने जरूरी नहीं है कायरल के लिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि लेकिन मिरर देता है। बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो लेकिन अभी पढ़ो जाके सही से। हाँ बताओ। बिना कायरल नहीं होगा तब तक कहीं पे भी स्टार्टिंग ही नहीं होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ये बात आपने पढ़ा होगा, ये जाके पढ़ो। नहीं किया है मैंने। अरे बेटा ऑलवेज नहीं, लेकिन वहां लिखा तो है कि कायरल सेंटर। वो एक सेकेंड, कारण जब हम पढ़ते हैं रेसमिक मिक्सचर तब वहां पे आती है बात कि रेसमिक मिक्सचर में कायरल भी है नहीं भी है, वो अल्टीमेटली घूम करके उल्टा। अब छोड़ दो, अभी इन लोग के एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, जो 2-4 लोग पढ़े उनके पल्ले पड़ रहा है, उसके लिए हाँ अभी पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से यही पढ़ते रहो जिंदगी भर। जो पढ़े हो कम से कम उसको दिमाग में रखो रिटेन करके, ठीक है? तो इधर सुनो, इधर स्टार्च की क्या आप थोड़ा सा सुनी लो, अगर मैंने क्वेश्चन छेड़ा इधर, ये गलत मत करना। स्टार्च को देखा गया इन रियलिटी में, जो स्टार्च है ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या होता है? हम बताते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है कि अगर इससे हम कोई भी लाइट पास कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसी लाइट? पोलराइज्ड लाइट अगर हम इससे पास कर रहे हैं तो ये इस लाइट को कैसे घुमाता है? राइट साइड। कैसे घुमाता है? राइट साइड। जो लाइट को, जो पोलराइज्ड लाइट को जो सॉल्यूशन राइट साइड घुमाता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो। सेम कहानी ग्लूकोज में देखी गई। किसमें देखी गई? ग्लूकोज में। ये भी कैसा है? राइट ही घुमाता है, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, किसकी बात करें? फ्रक्टोज की, तो ये लाइट को कैसे घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये है लीवोरोटेटरी। क्या है? आई बात समझ में? ये क्या करता है? ये मान लो प्लस का 29 पॉइंट अगर घुमा रहा है, कितना घुमा रहा है? मान लो मैंने माना है, अभी एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने। ये कितना घुमाता है लाइट को? अगर देखो राइट साइड को प्लस साइन से रोटेट करते हैं, ठीक, राइट को किसे दिखाते हैं? प्लस से, तो ये कितना घुमा रहा है? 29। जबकि यहाँ क्या हो गया? ये घुमाता है -52 पॉइंट समथिंग। कितना घुमाता है? 52। अब मुझे बताओ, अब देखो ये नेट क्या है वैसे? डेक्स्ट्रो। जब तुमने स्टार्च लिया सही, तो वो कैसे घुमा रहा था? राइट साइड ना, डेक्स्ट्रो घुमा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दिया? पानी मिला दिया, यानी क्या करा दिया? हाइड्रोलिसिस। क्या कराया? हाइड्रोलिसिस। ये क्या बन गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। टूट गया। अब देखो जो इसका नेट रोटेशन है वो कौन सा ज्यादा हो गया? नेगेटिव वाला। देखो ये 29 है, ये कितना है? 52। ज्यादा कौन है? यही तो है। तो अल्टीमेटली जो इसका सॉल्यूशन है ये रोटेशन कैसा देने लगेगा? नेगेटिव। फिर से सुनो, इधर देखो, ये रोटेशन कैसा दे रहा था? पॉजिटिव, राइट साइड। लेकिन जैसे आपने पानी मिलाया, पानी हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट गया, और फ्रक्टोज के कारण इसका रोटेशन कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घुमा कैसा रहा था? क्लॉकवाइज। लेकिन पानी में कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इन्वर्ट शुगर। आई बात समझ में कि इसकी रोटेशन होती कैसी है? राइट साइड वाली। लेकिन पानी में जाते ही ये अपना क्या कर लेता है? बिहेवियर, लाइट को कैसे घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज। और कारण होता है क्या? फ्रक्टोज। कारण क्या है? फ्रक्टोज। अगर यहीं पे फ्रक्टोज ना बनता, मान लो, या फ्रक्टोज बनता भी और फ्रक्टोज कहता है मैं -20 डिग्री ही घुमा रहा हूं, कितना घुमा रहा हूं? -20 डिग्री, तो नेट ज्यादा कौन होता? प्लस वाला ना, तब तो राइट ही रहता कि नहीं रहता? तो ध्यान सुन लीजिएगा, फ्रक्टोज के कारण स्टार्च जो है वो लाइट को किधर घुमाने लगता है? किधर? एंटी क्लॉकवाइज। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर जब ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होती तब बोलते हैं। ये सब जाके बायोमोलिक्यूल, भैया जो तुम लोग का बायो वाला पोर्शन है, कम से कम रीडिंग तो सही से करो जाके। ऐसे लाइन से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फिर कहते हो अभी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती। हम तो मन कर रहा तुम लोग को पिटाई कर दें। चलो हेडिंग डालो, रेट एंड टेम्परेचर रिलेशन। ये याद रखना क्वेश्चन, रेट एंड टेम्परेचर रिलेशन। रेट एंड टेम्परेचर रिलेशन। हाँ होगा, पढ़ाया जाएगा। इधर ये खत्म हो रहा है आज, ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है ऑलमोस्ट। इसके बाद एक दिन हम और देख लेंगे जो भी है। मेरा लेक्चर अब नहीं है, मेरा लेक्चर इस वीक नहीं है क्योंकि मैं क्लास अभी इस वीक नहीं दूंगी।
अलग है नो डाउट, लेकिन ये बताओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां भी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ भी है, बस खाली इतना ही अंतर है, वहां पे केमिकल फॉर्मूला बना करके पूछ लेता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहां पे सीधे पूछ लेता है, बस इतना ही अंतर है। जैसे पेप्टाइड लिंकेज है बायो में भी है और केमिस्ट्री में पूछता है कि पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, मतलब फॉर्मूला केमिकल, और बायो में सीधे कि दो एमिनो एसिड के बीच में क्या हो पेप्टाइड लिंकेज। और केमिस्ट्री में थोड़ा एमिनो एसिड में ये भी है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो सब एकदम हवा जा रहा है, ऑर्गेनिक ही है ये। अभी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, कुछ लोग कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक बढ़ती जाती है डिप्रेशन कराती जाती है अच्छी नो डाउट, पढ़ोगे तो सब अच्छा है। चलो आ जाओ इधर, क्या रेट, बेसिकली रेट कांस्टेंट, किसकी बात करेंगे, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। लिख लीजिए फटाक से, इसका रिलेशन हमें बताना है और इसका रिलेशन बताएगा कौन, आर्हेनियस इक्वेशन। कौन बताएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे क्वेश्चन, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, ध्यान सुनिएगा पहले मेरी बात, आर्हेनियस इक्वेशन पहली बात तो ठीक। आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है, तो ये लिखा जाता है k बराबर a e की पावर माइनस e a और अपॉन RT। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए, जहां पे k क्या है आपको पता है पहले से, k क्या है रेट कांस्टेंट, a क्या है आर्हेनियस फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको आर्हेनियस, पूछा गया क्वेश्चन है आर्हेनियस फैक्टर, और EA क्या है आपका, लिखते जाइए जल्दी से, एक्टिवेशन एनर्जी, लिखिए जल्दी जल्दी, और R क्या है गैस कांस्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, T तो आपको पता ही है टेम्परेचर। ठीक, इतना क्लियर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सीधे न्यूमेरिकल में लिखिए, log K2 अपॉन K1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर माइनस EA अपॉन R, ब्रैकेट में लिखिए 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से लगेगा न्यूमेरिकल। अच्छा लॉग है ना, इसको ln कर लो, ln पहले ln कर लो, जब लॉग लिखना तो क्या लिखेंगे साथ में, K2 K1 क्या लिखेंगे माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक, बोलो, अब इसमें तो डाउट नहीं आ रहा ना, ln को किसमें लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 बार बार बता चुके हैं, इससे आपसे 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है नो डाउट। ठीक, चलो इधर देखो पहले ध्यान से, आपको मैंने पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं पढ़ा चुकी हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो थोड़ा सा फिर से मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ, वरना मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। देखो मैंने कहा था कि अगर एक कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स है, क्या है रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्या हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, क्या हो गया प्रोडक्ट। तो आपको पता है इनके बीच में और इनके बीच में जो एनर्जी का चेंज आता है इसको क्या बोलते हैं डेल्टा एच, क्या बोलते थे डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, याद आया। जबकि ये जो बचा हुआ एनर्जी है किसी रिएक्टेंट को अपने पीक को क्रॉस करके कहां जाने में, प्रोडक्ट में जाने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, याद करो। और मैंने कहा था कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, उस पाथ को क्या कर देता है छोटा कर देता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। फिर यहाँ यही बात है सेम, और मैंने जब पढ़ाया तो मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। ठीक, बना लीजिए ग्राफ छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिख लीजिएगा एनर्जी, इधर लिख लीजिएगा रिएक्शन प्रोसीडिंग, जो भी है टाइम या रिएक्शन। जल्दी करिए जल्दी, और सुनो लॉग के लिए परेशान मत करो, लॉग एग्जाम में दिया रहता है, ऑलमोस्ट लॉग की वैल्यू आपके एग्जाम में दी रहती है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं, मान लो एग्जाम में दिया है log 8, क्या दिया है log 8 दे दिया,
और कहीं गलती से उसने, या फिर log 8 आ रहा हो तुम्हारा सॉल्व करने में और log की वैल्यू 2 दी हो, तो बच्चे सोचते हैं कि log 2 ही आएगा आंसर, log यही रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया लास्ट तक जाइए, जो वैल्यू आए पहले उसको सॉल्व करिए। कुछ लोग शॉर्टकट अपना देते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि log 4 दिया है मतलब log 4 ही आएगा। ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस है, क्योंकि देखो जितना तुम लोग एडवांस हुए हो उतना एडवांस पेपर बनाने वाला भी तो हुआ होगा। सोचो, जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो भी वैसे ही पेपर बनाता था, किताबी कीड़े वाला। अब क्या है, तुम लोग भी टेक्नोलॉजी के दीवाने हो तो वो लोग भी कुछ ना एक दो, तभी देखो नीट में ऐसे ही होता, तभी एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं कि दिमाग का एकदम दही कर देता है। तो तुम भले सीखो चाहे ना सीखो, लेकिन वो जरूर सीखते हैं। एक दो पेपर, और जो उसी में भैया पढ़ता है वो 720 में 720 ले आता है। 720 लाना आसान बहुत है अगर कोई सही बता दे रहे हो, एनसीईआरटी फॉलो कर जाए। अरे आ जाता है, जैसे इस बार नहीं आया है। अच्छा एक सेकेंड, इसके पहले शायद इसके पहले वाले बैच में 60 लोग लगभग लाए थे ना, 67 लोग, और एक क्वेश्चन फिजिक्स का एनसीईआरटी से क्लेम कर दिया गया था, याद है कि नहीं? वो ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, सब गिर करके केवल 17 बचे थे शायद। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ अहम रोल है, मैं ये मानती हूँ कि जिसके 720 में 720 आ रहे, क्या वो आदमी एररलेस पैदा हुआ था क्या? ये मैं भी मानती हूँ। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि एकदम ये तो भगवान है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है जो ऐसा कर दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना, हम क्या करेंगे, हमको केवल 690 से 720 के बीच में नंबर लाना है और एक मेडिकल कॉलेज ले लेना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय, और चीज है 600, अभी तो चलो इस बार कट ऑफ कम हो गई थी, पिछली बार बहुत हुआ था ना, तो भैया 650 से नीचे तो भूल जाओ, आपको 650 के ऊपर ही रहना है। कट ऑफ डिपेंड करता है थोड़ा पेपर क्वालिटी पे। एनसीईआरटी पेपर बन गया पूरा पूरा तो 720 बढ़ गया, हम अभी बता दे रहे हैं। पेपर थोड़ा घुमा दिया तो यही होता है, जैसे एनसीईआरटी से आता है भैया, आने वालों का आता है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं, अभी तुम देखे कहाँ हो, हम लोग कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे लेकर के आते हैं ना, कहते कैसे पढ़ रहा है, इससे सीखो पढ़ना। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी लगता है ज्यादा क्यों पढ़ना है, उतना पढ़ना है जिससे काम हो जाए पहले। दिमाग ही तो है, थक जाएगा ज्यादा पढ़ेंगे दिमाग थक नहीं जाएगा, कम पढ़ो, सिलेक्शन लो बस। चलो इतना क्लियर है? हाँ, एक चलो अगला डालो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction having rate constant 0.02 second inverse, 0.02 second inverse and 0.02 second inverse and 0.07 second inverse, 7 second inverse। पहला डाटा है 0.02 second inverse, दूसरा है 0.07 second inverse, ठीक है? और हाँ, at 500 Kelvin and 700 Kelvin, 700 Kelvin। चलो बताओ, ये देखो इक्वेशन सामने लिखी है, इधर देखो, ये दिया है ना, ये भी आपको दिया है, दो डाटा दिया ना कि रेट कांस्टेंट, एक K2 और एक K1। K2 है कितने पे, 700 डिग्री पे, और K1 है कितने पे, 500 पे। 7 वाले पे देखो क्या लिखा है, 0.07, इस पे है 0.02, सही, 0.02, 5 नहीं है, 2 ही है ना। हाँ, R की वैल्यू कितना रखोगे,
आर की वैल्यू यहाँ पे 8.3 ही रखा है। हाँ लिखो 8.3, आर की वैल्यू 8.3। 8.3 पहला टेम्परेचर कितना है 500 और दूसरा कितना है, तो रखो, बस रख के सॉल्व भी तो करना है, ये तो आपके टैलेंट की बात है, जल्दी करिए। और जहां पे आएगा आंसर वहीं पे एंटी लॉग रख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एंटी लॉग आपको निकालना सिखाया नहीं जाता है, वो आपको दिया रहेगा। जल्दी करिए। रखो वैल्यू, जल्दी रखो। log 7/2 तुम लोग निकाल नहीं सकते क्या? हाँ सिखाया था मैंने एक दिन मैथ्स के फॉर्म में, क्या लिखा है log 7/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 7 माइनस log 2। log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 के आसपास होती है, हाँ यही लग लो। और ये कितना है log 3 की वैल्यू 0.3, सही, तो कितना आ गया 0.39। इतना हमने सॉल्व कर दिया लॉग, अब तो कर लोगे ना, अब तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी ना। ये आसान था, ये आपको बताया है मैंने। कितना रहा है RT नहीं R होगा, दिखाओ। T तो वहां रखा ही है, R रखो, R की वैल्यू 8.3। कटिंग पिटिंग करो बैठ करके। कितना आ रहा है 300 तो नहीं आ रहा है, अभी हम बता रहे हैं तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। 18,230 जूल। देख लेना, छोड़ दो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ये कर लेना भैया। ये सब क्वेश्चन छोड़ के मत जाना एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे अच्छा टॉपिक होता है क्वेश्चन। अगला लिखो, एक पॉइंट लिखो नोट करके, इधर सुनो। पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है, ध्यान से सुन लीजिए, इधर टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, किसी में भी डिफरेंस सेम रहता है। अगर आपका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है 10 डिग्री, तो आपका रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा डबल। ये लिख लीजिए फटाक से, पहले ये बात लिखिए तब अप्लाई कराते हैं जल्दी। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा डबल। अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा डबल। चलो देखो, हमेशा के लिए ही मान लो, अभी फर्स्ट ही ऑर्डर का दिया है तो अभी तुम हमेशा के लिए ही मान लो इसमें। इधर जैसे एग्जांपल, इधर देखो, अगर आपको दिया है कि एक रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट मान लो 2 है। रेट कांस्टेंट क्या है 2 सेकेंड इनवर्स, क्या है केवल, अरे यार रेट कांस्टेंट कितना है 2 सेकेंड इनवर्स, और ये टेम्परेचर है, इधर सुनो, इधर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है, फिर से सुन लीजिए, एक कंडीशन है, एक रिएक्शन दी हुई है जिसका रेट कांस्टेंट दिया है, कितना है रेट कांस्टेंट 2 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। टेम्परेचर कितना है उस समय 30 डिग्री। अगली बार हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर कर दे रहे हैं 40 डिग्री, कितना कर दे रहे हैं 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। पूछो कैसे, अभी आपने पढ़ा, अगर ये 10 डिग्री बढ़ा, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। सही, इसको एग्जांपल डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो तुम आरएमएस इक्वेशन से निकाल ही सकते हो। अगले 10 डिग्री पे अब क्वेश्चन हम देते हैं, अभी पहले इतना करो 4 सेकेंड, क्या हो जाएगा के 4 सेकेंड इनवर्स।
8 सेकंड। एक क्वेश्चन लिख लीजिए फटाक से पहले। हाँ क्या करें बेटा? किसके लिए? 10 सेकंड 10। हाँ ऑलमोस्ट यही 10-10 पे बढ़ता जाएगा, यही मैं कह रही हूँ, वही क्वेश्चन मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि तभी लॉग आ रहा है, वो लॉग इसीलिए आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 second inverse at 5 second inverse at 25 degree centigrade, at 25 degree centigrade. What is the rate constant? What is the rate constant at 25 degree centigrade? What is the temperature? What is the rate constant at 65 degree centigrade? चलो लगाओ। एक तो तरीका ये है कि आप इक्वेशन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? इक्वेशन लिखा है ना उसमें, या तो आप इक्वेशन लगाइए या तो आप दिमाग लगाइए। इधर देखो के कितना दिया है आपका? 5, और टेम्परेचर कितना दिया था? आगे पूछा क्या है? टेम्परेचर 65 पे पूछा है ना, बोलो। चलो इधर देखो 10-10 इसमें बढ़ाते चलो, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। दिखा? बोलो। यहाँ पे 25 पे कितना है? ये 5, 10 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स होता है ना डबल, डबल कितना हुआ इसका? 10। फिर अगला 10 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 20। डबल करते चलो, फिर कितना हो जाएगा? 40 ना, डबल करना है। ये कितना हो जाएगा? 80। दिख रहा है कुछ? 10-10 डिग्री पे वो क्या हो रहा है? डबल होता जा रहा है। तो यहां से आसान था ये करना, वरना आरएनएस इक्वेशन लगाओ बैठ करके। ये सब डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि आप क्या यूज करेंगे। आप वहां बैठ करके, अब देखो क्वेश्चन में ये भी देता था, EA दे देता, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे देता तुम्हें, ठीक? तो आप आरएनएस इक्वेशन से भी सेम आंसर निकालिएगा, देखिएगा यही आ रहा है, निकाल के देख लीजिएगा। आरएनएस इक्वेशन से भी सेम यही आंसर आएगा। और ये तुम्हें तब भी कर पाओगे जब तुम्हें लगे कि हाँ 10-10 के डिफरेंस पे कहानी हो जा रही है, वरना आरएनएस इक्वेशन ही इकलौता चाह रहा है। चलो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन यही है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाना कि घटाना? बचपन से सीख के आए हो ना दोनों कैसे कह दिए तुम लोग। कैटलिस्ट हमेशा बढ़ाता है भैया, कॉन्सेप्ट से रखो। देयर इज 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। नेगेटिव को क्या, पॉजिटिव के लिए क्या यूज होता है? प्रमोटर, और नेगेटिव के लिए इनहिबिटर। अब हम बताना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि दोनों, बस हम वहीं रुक गए। कैटलिस्ट कभी भी आए पॉजिटिव। अगर तुमसे सिर्फ कैटलिस्ट, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा ना एंजाइम्स, सही? जब वो बोल दे कि इनहिबिट करता है, क्या करता है, तब आएगा कि हाँ इनहिबिटर है। अभी नहीं, कैटलिस्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। आपको कैटलिस्ट को हमेशा दिमाग में जब तक कुछ ना बोले तब तक क्या रखना है? पॉजिटिव। जब आप पढ़िएगा अच्छे से बायोमोलिक्यूल, तब वहां पे लगाइएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको भी कहा था प्रमोटर और इनहिबिटर। सुनो ध्यान से, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ाना बाय द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके। ये बात मैं बोल चुकी हूँ, वही बात वहां पे लिखी हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दीजिए, अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, पाथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक? अगली बात ध्यान सुनो, जो लोग, इधर सुन लेना, जो लोग कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, जो लोग यानी कि जो केमिकल या जो भी चीजें हैं, एनीथिंग, जो केमिकल
कैटलिस्ट की स्पीड को प्रमोट करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर, और जो कैटलिस्ट की स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, उसे बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। जैसे आप लोग ने पढ़ा था हैबर प्रोसेस, सही। हैबर प्रोसेस में आपने क्या पता, कैटलिस्ट क्या था, पी ब्लॉक इसीलिए नहीं काटा है, बस यही कारण है नहीं काटने का। Fe था, आयरन, क्या था, आयरन। आयरन को प्रमोट वहां पे कौन करता है, मॉलिब्डेनम, यानी कि कैटलिस्ट कौन है, आयरन। हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है, आयरन, लेकिन उस आयरन को भी प्रमोट करने कौन आ रहा है, मॉलिब्डेनम। तो प्रमोटर कौन हुआ, मॉलिब्डेनम। दिमाग में रख करके 3 बातें ध्यान से सुन लो। कैटलिस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, बस। कैटलिस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। लिख लो फटाक से, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कम इन हैबर